घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। बड़े होने की क्या निशानी है? क्या आप बम चला सकते हैं? आपके बम की शुरुआत कहां से हुई? चिटपुटिया से हुई क्या? लाल रंग की पट्टी, धड़ाक धड़ाक, उसमें जाके वो बंदूक वाला वो ऐसे जाके लगता था, फटाक होता था। थोड़े बड़े हुए तो वो दीवार पर धड़ाम से मारने वाला गोला। और बड़े हुए जब लगा कि वयस्क दहलीज पर दाखिल होने का वक्त आ गया है, तो बारी आई कड़ा बीन की, सीको नाम का, लाल रंग का। फिर सुतली बम, ये बम, वो बम, और सबसे बड़ा बम परमाणु बम, एटम बम। कोई एटम बम बनाना चाहता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर शासन जनता का नहीं है, तानाशाही है, धर्म का लबादा है। और ये जो सबसे बड़ा बम बन रहा है, इसमें मदद कर रहा है चीन, मेरा पाजी देश। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन दुनियादारी है। बीते दिनों एक गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई। डॉक्यूमेंट से पता चला कि एक जमाने में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड देने वाला देश अब शायद खुद परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश में है, और इसमें मदद कर रहा है चीन। अगर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सच में अमल हुआ तो समझिए दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा और विस्फोटक हो जाएगा। क्या है पूरा मामला? कहानी शुरू करूं उससे पहले एक पुराना वाकया जानिए। आपको पता है, ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन एक दफा ईरान के गाढ़े वक्त में इजराइल ने उसकी मदद की थी, और बदले में ईरान ने भी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन देकर इजराइल का एहसान उतारा था। बात 80 के दशक की है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद सत्ता में आए अयातुल्लाह खुमैनी। एक वफादार सिस्टम बनाने में जुट गए खुमैनी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था सेना की निष्ठा। इसलिए खुमैनी ने उनसे पहले जो शासक थे, शाह पहलवी, उनके दौर के पुराने सैन्य अफसरों को टारगेट किया, या तो मार दिया या फिर देश निकाला दे दिया। अब ईरान के पास अनुभवी सेना नहीं बची, उनके हथियार भी पुराने थे। ईरान का पड़ोसी देश इराक, और वहां उस समय सत्ता में थे सद्दाम हुसैन। उन्हें अपने बगल में एक शिया इस्लामिक देश की मौजूदगी में खतरा दिखा। सद्दाम ने सोचा ईरान कमजोर है, हमला करें तो आसानी से जीत जाएंगे। सितंबर 1980 में सद्दाम हुसैन की सेना ने, इराक की सेना ने ईरान पर हमला कर दिया। इस युद्ध में आधी से ज्यादा दुनिया इराक के साथ थी। आपने सही सुना, अमेरिका, यूरोप और अरब के देश सद्दाम हुसैन के साथ थे, उसकी मदद कर रहे थे। और इनके मुकाबले खड़ा ईरान मोटा माटी अकेला था, और तब उसको हथियार खरीदने पड़े जंग में बने रहने के लिए ब्लैक मार्केट से। और इसमें उसकी मदद की इजराइल ने। इसलिए नहीं कि उसको ईरान से कोई हमदर्दी थी, बल्कि इसलिए कि इजराइल को ईरान के मुकाबले सद्दाम ज्यादा बड़ा खतरा लग रहे थे। इजराइल में इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज नाम का एक संस्थान है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर रिसर्च करता है। इसकी एक रिसर्च के मुताबिक युद्ध शुरू होने के शुरुआती 3 वर्षों में इजराइल ने ईरान को लगभग 3700 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए। फिर बारी थी ईरान की, इजराइल की मदद का, एहसान का बदला चुकाने की। हुआ ये कि बीते कुछ वर्षों से एक अफवाह चल रही थी कि इराक चुपके न्यूक्लियर बम बना रहा है। ऐसे में ईरान ने अपनी खुफिया एजेंसियों को काम पर लगाया। उसने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की और इन्हें इजराइल को पास ऑन कर दिया। और इन्हीं जानकारियों के आधार पर इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन ओपेरा। क्या था ये ऑपरेशन ओपेरा? इराक की राजधानी बगदाद से करीब 10 किलोमीटर दूर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। उस इराक रिएक्टर फ्रांस और इटली से बनाने में इराक की मदद कर रहे थे। इराक का कहना था कि हम इस रिएक्टर से बिजली बनाएंगे, लेकिन इजराइल और ईरान को इस पर भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि इराक एनरिच्ड यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम हासिल करके यहाँ एटम बम बना सकता है। खुफिया रपटों के मुताबिक जुलाई 1981 में इस रिएक्टर का निर्माण पूरा होना था। इसके बाद अगर सद्दाम न्यूक्लियर बम बना लेता तो न इजराइल सुरक्षित रहता, न ईरान। इसलिए 7 जून 1981 को इजरायली लड़ाकू विमानों से बम गिराकर सद्दाम का वो रिएक्टर तबाह कर दिया गया। ईरान और इजराइल की दोस्ती, ब्रीफ दोस्ती, इसकी वजह क्या थी? कॉमन इंटरेस्ट। दोनों ही देश नहीं चाहते थे कि उनके किसी दुश्मन देश के पास, आसपास के देश के पास न्यूक्लियर हथियार हो। ये डर मिडिल ईस्ट में सभी देशों को है। हर कोई सोचता है कहीं दूसरे देश ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो क्या होगा। और यही वजह है कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी देश ने न्यूक्लियर हथियार बनाए तो बाकी देशों में इसकी होड़ लग जाएगी।
और इसी के चलते ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतनी सख्ती बरती जाती है। और भी फैक्टर हैं हालांकि इसके। आप पूछ सकते हैं कि भैया आज ये सब क्यों बता रहे हो? इसलिए कि इसी से जुड़ी एक खबर अभी सऊदी अरब से आई है। पता चला कि सऊदी के पास कच्चे यूरेनियम का बड़ा प्राकृतिक भंडार है, इतना बड़ा कि वो खुद से न्यूक्लियर फ्यूल बना सकता है। इन यूरेनियम खदानों को खोजने और वहां कितनी मात्रा में यूरेनियम का अयस्क मौजूद है, इसका पता लगाने में सऊदी की मदद कर रहा है चीन। इस खुलासे के चलते एक बार फिर सऊदी के इरादों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस आशंका का आधार क्या है? देखिए, आप पहले कुछ तकनीकी बातें समझ लीजिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दो मुख्य पहलू हैं। पहला न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। वेपन्स प्रोग्राम नाम से जाहिर है हथियार बनाने से जुड़ा है। पावर प्रोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होता है, उसका नाम है ये। इन दोनों में ही यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में लगने वाली यूरेनियम की क्वालिटी अलग होती है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HEU, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, HEU। इस HEU यूरेनियम में पाए जाने वाले U-235 अणुओं का ताकतवर रूप है। वहीं बिजली बनाने वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनमें बतौर ईंधन लो एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। ये टेक्निकलिटी हमने समझ ली। अब फिर से सऊदी रपट पर लौटते हैं। 2017 में सऊदी के क्राउन प्रिंस ने तय किया कि वो अपने यहाँ यूरेनियम भंडार का पता लगाएंगे। इसके लिए सऊदी ने चीन से मदद मांगी। चीन ने अपने भूविज्ञानियों की टीम भेजी। चाइनीज जियोलॉजिस्ट की इस टीम ने अलग अलग इलाकों में सर्वे किया, फिर 9 अलग अलग इलाके मार्क किए। ये लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था। चाइनीज टीम का अनुमान था कि इन इलाकों में यूरेनियम का बड़ा भंडार हो सकता है। 2017 में यह हुआ। फिर 2017 से 2019 तक 2 बरस टीम इस इलाके में यूरेनियम की खदानें खोजती रही। फिर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई। इसके मुताबिक सऊदी की इन खदानों में 90,000 टन से ज्यादा यूरेनियम निकल सकता है। और यही सीक्रेट रिपोर्ट जो चाइना की टीम ने सऊदी आला कमान को दी थी, वहां की राजशाही को दी थी, ये अब मीडिया में लीक हो गई है। गार्जियन समेत कई इंटरनेशनल अखबारों ने इसे छापा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सऊदी इस यूरेनियम का क्या करेगा? हमने अभी आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताया, 2 फील्ड, एक न्यूक्लियर पावर की, दूसरी न्यूक्लियर वेपन की। सऊदी कह तो ये रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते हैं और कह रहा है कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। रिएक्टर क्या होता है, बार बार जिक्र हो रहा है, एक ढांचा और इमारत जहां बिजली बनेगी। लेकिन सऊदी को अपने यहां से यूरेनियम का इतना भंडार मिलने की संभावना है, तो क्या गारंटी है कि वो इस भंडार से सिर्फ बिजली बनाएगा? क्या इस बात की आशंका नहीं कि वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि HEU का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा? अब जो गारंटी वाली हम बात कह रहे हैं, इस पर विचार करते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हथियार बनाने में ना हो, ये देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या नाम है संस्था का? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, शॉर्ट में IAEA। दुनिया के जो देश शांतिपूर्ण ढंग से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें IAEA के साथ एक समझौता करना पड़ता है। कुछ पुराने लोगों को UPA 1 के दौर का इंडो US न्यूक्लियर डील याद आ रहा होगा। उसमें बार बार IAEA का जिक्र होता था। IAEA के साथ जो समझौता देश करते हैं उसको कहते हैं सेफगार्ड्स एग्रीमेंट। इसके तहत IAEA के पास अधिकार होता है कि वो उस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम का समय समय पर दौरा करे, ये सुनिश्चित करे कि उस देश के पास मौजूद न्यूक्लियर सामग्री का इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं हो रहा। दुनिया के करीब 175 देश हैं जिन्होंने IAEA के साथ ये करार किया है। IAEA के उस एग्रीमेंट में एक कमजोर कड़ी भी थी, स्मॉल क्वांटिटीज प्रोटोकॉल की, शॉर्ट में से SQP कहते हैं। SQP में एक लूप होल कि अगर किसी देश के पास बहुत कम मात्रा में न्यूक्लियर सामग्री है तो वो IAEA के नियमित इंस्पेक्शन से छूट पा सकता था। हालांकि एक्सपर्ट्स इस छूट वाले नियम पर सवाल उठाते थे। उनका कहना था कि ये सदस्य देशों को बदमाशी करने का मौका देता है। और ऐसे में बात हुई कि पुराना नियम खत्म करके एक नया और सख्त SQP लाया जाए, लेकिन ये बदलाव हो पाता इससे पहले ही सऊदी ने उस पुराने SQP पर समझौता कर लिया। विवाद भी हुआ। कहा गया कि सऊदी को जानबूझकर पुराने वाले कमजोर SQP पर साइन करने का मौका दिया गया। बाद में IAEA नया SQP लेकर आया। कैसा टंग ट्विस्टर है ना, बार बार बोलो SQP। खैर, सऊदी ने इस नए वाले SQP को माना नहीं। इसी का फायदा उठाकर सऊदी नियमित इंस्पेक्शन से बचता रहा। IAEA लगातार सऊदी से कहता रहा कि वो फुल टाइम मॉनिटरिंग करवाने के लिए राजी हो, लेकिन सऊदी ने कभी हामी नहीं भरी। और अब इस जानकारी को उस यूरेनियम भंडार वाली बात से जोड़ कर देखिए। अगर सऊदी को अपने ही देश में यूरेनियम का इतना बड़ा भंडार मिल गया तो उसे विदेशी सप्लाई की जरूरत नहीं होगी।
जब कोई देश किसी विदेशी सप्लायर से यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर ईंधन खरीदता है तो कमिटमेंट देना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि ईंधन का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। अगर अपने ही घर में है तो काहे का कमिटमेंट, इनको यूरेनियम मिल जाएगा, अपने घर में रोक टोक नहीं रहेगी, नजर रखने के लिए संस्था नहीं होगी, तो आशंका है कि सऊदी बम बनाएगा, और कोई बम बनाएगा तो पूरी दुनिया को उस पर संदेह तो होगा ही। मिडिल ईस्ट की इस न्यूक्लियर होड़ में हमेशा से ही सऊदी शामिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये दिलचस्पी बस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए थी। सद्दाम जब परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था तब भी सऊदी ने फंडिंग की थी, और तब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था। अभी का सऊदी उस पुराने सऊदी से कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। अभी वहाँ क्राउन प्रिंस MBS है, इनका जिक्र हम करते रहते हैं। MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान, वही जिन्होंने खशोगी को मरवाया, ऐसी आशंका है। वो पत्रकार जो टर्की के दूतावास में गए थे वीज़ा लेने के लिए। विस्तार से कहानी जाननी हो तो इस वाले दुनियादारी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जानकार कहते हैं कि MBS किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार विकसित करना चाहता है। 2018 में MBS ने सार्वजनिक तौर पर कहा भी था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो हम भी जल्द से जल्द ये बम बना लेंगे, as soon as possible, ASAP। अब इस बयान पर ध्यान दीजिए। MBS ने कहा कि ईरान ने बनाया तो हम भी बनाएंगे, और जल्द से जल्द। न्यूक्लियर वेपन बनाना 2 मिनट में पकने वाले नूडल्स जैसा तो है नहीं, लंबी तैयारी की जरूरत होती है। यानी ईरान अगर हथियार बना लेगा तो उस वक्त सऊदी भी तुरंत हथियार बनाने की स्थिति में होगा, ये नहीं कहा जा सकता। पर यह कहा जा सकता है कि यदि ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो सऊदी बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अब इस तैयारी पर दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? कितने बम बनाओगे, कहाँ ले जाओगे? लाना ही है तो लोकतंत्र ले आओ अपने देश में, बाकी तो जो है सो है ये है। अब बारी सुर्खियों की है। पहली सुर्खी है पापुआ न्यू गिनी से। यहाँ एक पुलिस मंत्रालय है, मंत्री जी हैं ब्रायन क्रेमर। उन्होंने कहा कि हमारे देश की पुलिस फोर्स सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ब्रायन के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी की पुलिस ड्रग्स की तस्करी करती है, अवैध ढंग से हथियार बेचती है, दूसरों की जमीनें चुराती है। मंत्री जी बोले कि देश की पुलिस इतनी भ्रष्ट है कि उसे सुधारने में शायद एक पीढ़ी लग जाए। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था कि उनकी फोर्स में वर्दी वाले गुंडे हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में एक पल्प फिक्शन छपा था इसी नाम से, वर्दी वाला गुंडा। मंत्री जी को एक तोहफा भिजवाना पड़ेगा। दूसरी सुर्खी ताइवान से है। 17 सितंबर को अमेरिका के एक बड़े अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी कीथ क्राच ने ताइवान में अपनी आमद दर्ज कराई। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई। मिनिस्ट्री ने कहा कि अमेरिका और ताइवान तुरंत अपना आधिकारिक मेलजोल खत्म करें, वरना आग से खेलने के चक्कर में खुद अपना हाथ झुलसा लेंगे। कैसा मिथुन दा का डायलॉग लग रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भी धमकी दी, लिखा कि कीथ की यात्रा ताइवान के लिए दुर्भाग्य लाएगी। यही है चीन का हाल, एकदम अगल बगल वालों को दुचड़ने की मंशा रखता है। दुनिया को ध्यान देना चाहिए, दे भी रहे हैं वैसे। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। इसके स्टेट डिपार्टमेंट ने हिजबुल्लाह पर अमोनियम नाइट्रेट का बड़ा भंडार जमा करने का इल्जाम लगाया। विभाग का कहना है कि हिजबुल्लाह ने यूरोप की कई जगहों पर यह केमिकल स्टोर कर रखा है ताकि भविष्य में वहां आतंकवादी हमले करवाए जा सके। ये आरोप लगाते हुए स्टेट डिपार्टमेंट ने यूरोपीय देशों से अपील की कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर सख्ती दिखाएं। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख की। तारीख कितनी है आज? 18 सितंबर। और इस तारीख को पड़ता है अमेरिका की एक जावड़ एजेंसी का हैप्पी बर्थडे। दुनिया में जब भी जासूसी फिल्मों और किताबों का हिसाब किताब होगा तो उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर शायद यही एजेंसी हो। ये एजेंसी है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, शॉर्ट में CIA। पता है आपको, उम्र में हमसे 1 महीना छोटा है ये। जिस साल हम आज़ाद हुए ये एजेंसी भी उसी बरस पैदा हुई। क्या है CIA के पैदाइश की कहानी? ये कहानी जुड़ी है दूसरे विश्व युद्ध से। अमेरिका युद्ध से दूर रहना चाहता था, खुद को न्यूट्रल कहता था। कई लोगों ने कहा कि मकसद ये था कि यूरोप वाले आपस में लड़बड़ लें और हम बाद में शहंशाह बने। इसीलिए वो शुरुआत में न ब्रिटेन वाले गुट में था न जर्मनी वाले। लेकिन अमेरिका की ये तटस्थ स्ट्रेटजी चल नहीं पाई। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने बम गिरा दिए ओहाओ स्थित पर्ल हार्बर में नेवी के जहाज़ों पर। हमला एकदम से धप्पा मोमेंट था अमेरिका के लिए। उसके 18 युद्धपोत और करीब 164 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 2500 सैनिक मारे गए। अटैक की सबसे बड़ी वजह बेखबरी। अमेरिका को हमले की भनक नहीं लगी। ऐसे में अमेरिका ने एक खास संस्था बनाने का फैसला किया। ऐसी संस्था जो अमेरिका की ज्ञानेंद्रियों का काम करे, उस पर आने वाले खतरे को पहले से जाने, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, इसका अमेरिका पर क्या असर होगा, इसकी जानकारी एडवांस में जुटाए। इस संस्था का रास्ता बना 26 जुलाई 1947 को। इस रोज तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर दस्तखत किए और इसी कानून के तहत आज से 73 बरस पहले 18 सितंबर 1947 को अस्तित्व में आया CIA। क्या काम है इसका? 2 जिम्मेदारियां। पहला, देश के लिए जरूरी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। दूसरा,
राजनीतिक खतरों को भांपना। इसके अलावा दूसरे देशों के मामलों में टांग घुसाकर अमेरिका के मुनासिब माहौल बनाने का काम तो है ही। फिर चाहे पड़ोसी देश में युद्ध करवाना पड़े, सरकार गिरवानी पड़े, तख्तापलट करवाना पड़े, ये सब CIA करती है। दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी पाक साफ नहीं। अपने अपने देश के लिए सभी स्पाई एजेंसियां कीचड़ में उतरती हैं। लेकिन अगर आप दुनिया की सारी खुफिया एजेंसियों का कच्चा चिट्ठा निकालें तो शायद सबसे गंदा दामन CIA का मिले। सेंट्रल एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका तक दुनिया को अस्थिर करने में संगठन का बड़ा योगदान है। ये था आज का दुनियादारी। आखिरी में बारी विश्व कविता की। कल इस सेगमेंट में हमसे एक गलती हुई। गलती से हमने पुरानी कविता सुना दी। इसके लिए हमने अपने प्रोड्यूसर साहबों को और साहिबानों को पर्याप्त खुराक भी दी। लेकिन फिलहाल मुखिया होने के चलते माफ़ी मांगना मेरा दायित्व है। हाथ जोड़कर इस गलती के लिए माफ़ी। कई साथियों ने गलती की तरफ ध्यान दिलाया, उन्हें शुक्रिया। भविष्य में भी ये निगहबानी बनाए रहे। जो कविता कल सुनानी रह गई थी वो आज सुना देते हैं। इसे लिखा है चीन के कवि शी लिजी ने। हिंदी में अनुवाद किया है सौरभ राय ने। इसका हिंदी में शीर्षक है मैंने लोहे का चांद निगल लिया। कविता सुनिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप इस वीकेंड CIA के ब्लेंडर से जुड़ी कोई किताब पढ़ें या फिल्म देखें तो अगले हफ्ते कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। मैंने लोहे का चांद निगल लिया, वे इसे कील कहते हैं। मैंने इस औद्योगिक नाले को, इन बेरोजगारी के दस्तावेज़ों को निगल लिया। मशीनों की बंदगी करते युवा समय से पहले मरते हैं। मैंने शोर शराबे और बेबसी को निगल लिया। मैंने पैदल पुलों को, जंग लगी जिंदगी को निगल लिया। बस अब और नहीं निगल सकता। जो निगला है वो अब मेरे गले से फूटकर मेरे पूर्वजों की ज़मीन पर फैल रहा है, एक शर्मनाक कविता के रूप में। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।